आप कहाँ थे जब सब कुछ छिन रहा था? आप ही के सामने सब कुछ छिन कर हम गुलाम हो गए। इससे तो अच्छा था आप हमें पैदा ही ना करते। आप अपने बच्चों से नजरें नहीं मिला पाएंगे। कुछ लोग मैं देखता हूँ भाषण देते हैं, भाषण में कहते हैं गोली का जवाब गोली से देंगे, लाठी का जवाब लाठी से देंगे। ये लाठी गोली की लड़ाई नहीं है, और वैसे भी हमारे लोगों के पास तो औजार हथियार है भी नहीं। और सवाल एक और है कि औजार हथियार से कभी कोई जंग जीती नहीं जा सकती। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। आपके पास इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, बुद्ध का धम्म है, आपके पास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, आपके पास संत गुरु रविदास हैं, आपके साथ तथागत बुद्ध है, आपके पास ज्योतिबा फूले हैं, आपके पास कबीर है, आपके पास मानव कांचराम है। इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत आपके पास है। आपको तो सिर्फ इतना करना है कि जो महापुरुष कह के गए उनके बताए रास्ते पर चलकर अपने समाज के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। मन रोता है कि क्या ये वही भारत है जिसमें हम रहते हैं, जिस भारत को कभी सहिष्णु राष्ट्र कहा करते थे? क्या ये वही बुद्ध का देश है? कल वो उनका भी वीडियो आ रहा था, एक नीता अंबानी का, वो किसी विदेश में गई और वहाँ पे वो बुद्धं शरणं गच्छामि कहती हैं और कहती हैं आई हैव कम हेयर फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। बुद्ध के देश, ये बुद्ध का देश ऐसा रह गया क्या जहाँ खुलेआम मतलब महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड करके जो उनके साथ किया गया, वो तो सोच के भी मन दुखता है। अपनी बात रखने से पहले मैं चाहता हूं मुझे केयर सिंह जी बता दिया जाए मेरा टाइम कितना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ बच्चे बुलाए हुए हैं जिन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं। आपने उनको अवार्ड देना है, प्रोत्साहित करना है। और पहले ही मुझे लगता है इस एक लंबा प्रेजेंटेशन हुआ है, कितना लोग सुनना चाह रहे हैं, कितने देर बैठ पाएंगे, तो इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है। मैं चाहता हूं मुझे बता दिया जाए मेरे को कितने मिनट आप दे रहे हैं, तो मैं सिर्फ उससे फालतू नहीं बोलूँगा। 10 मिनट ठीक है, मैं घड़ी देख के आप रखिए, मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। साथियों, ये इतिहास तो हम अपने समाज का जगह जगह चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह हजारों साल की गुलामी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तोड़ी, अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को गंवाया, जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को गंवाया, अपना पूरा जीवन जलाकर हमारे जीवन में रोशनी पैदा की। आज मैं उस पूरे प्रकरण पर, इतिहास पे चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वो जगह जगह मंचों के माध्यम से आप सुनते रहते हैं। लेकिन मैं आज आपका ध्यान जो आज हो रहा है, मैं आपका ध्यान उस पर केंद्रित करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि आज अगर मैं एक एमएलए बना, एक वकील बना, एक मंत्री बना, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे पढ़ने के रास्ते ना खोलते, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, राजनीति के अंदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना दिलवाते, तो ना मैं पढ़ पाता, ना मैं वकील बन पाता, ना मैं एमएलए बन पाता, ना मैं मंत्री बन पाता। तो मैं जो भी कुछ बन पाया वो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से बन पाया। यही बात यहां बैठे हुए 99% लोग अपने लिए कह सकते हैं, क्योंकि आपके यहां बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं। अगर रिजर्वेशन की व्यवस्था ना होती तो आप में से किसी का मेडिकल में एडमिशन नहीं होना था, समझ लीजिए। बहुत सारे ऑफिसर बैठे हैं, वकील बैठे हैं। अगर बाबा साहब पढ़ने के रास्ते ना खोलते, वकील बनना तो दूर की बात है, स्कूल का दरवाजे में आप घुस नहीं सकते थे। तो हम लोग जितने भी यहां हैं, हमारे घर में जितनी भी खुशहाली आई है, वो खुशहाली केवल हमारी अपनी मेहनत से नहीं है, उस खुशहाली को लाने में किसी की कुर्बानी रही है। लेकिन क्या इस बात का एहसास हमारे लोगों को है? हमारे लोग इसका एहसास नहीं करते। यही सबसे ज्यादा पीड़ा की बात है। जो भी कुछ हमें मिला, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देकर गए, अनफॉर्चुनेटली हमारे और आपके सबके रहते हुए पिछले 75 सालों में उसमें से 70% छीन चुका है। हम कितनी खुशहाली की बात करें, कितनी कह लें हमने तरक्की कर ली है, लेकिन मेरा अपना स्टडी और मेरा सर्वे ये बताता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के 99% लोग, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आज अगर उनका बच्चा किसी तरीके से कर्ज लेकर, कोचिंग लेकर इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो जाए, मेडिकल में सेलेक्ट हो जाए, लॉ में सेलेक्ट हो जाए,
तो सेलेक्ट होने के बाद जो एडमिशन के लिए उसे 2.5 लाख रुपया 1 साल की फीस देनी है। हॉस्टल के खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं, खाने की खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं, किताबों के खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं, केवल एडमिशन लेते वक्त 1 साल के कोर्स की फीस जो 2.5 लाख रुपया जमा करनी है। SC ST अति पिछड़े वर्ग के 99% लोग ऐसी आर्थिक स्थिति में नहीं है कि वो 2.5 लाख रुपया जमा कर सके। इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल, लॉ का कोर्स 5 साल, और उस 5 साल के और 4 साल के कोर्स का खर्च 12 से 15 लाख, जिसके पूरे परिवार की इनकम SC ST अति पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी का भी 90%, उनके पूरे परिवार की इनकम मुश्किल से 10 से 20 हजार के बीच है, 99% की। तो जिसके पूरे परिवार की इनकम 10 से 20 हजार रुपए के बीच हो, ईमानदारी से बताइए आप लोग, क्या वो 12 से 15 लाख रुपए का डिग्री कोर्स कराने का अपने बच्चे का खर्चा उठा सकता है? क्या नहीं उठा पाएगा ना, या उठा लेगा? यानी कि एक साजिश के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूनिवर्सिटीज को 3 कैटेगरी में बांट दिया। एक कैटेगरी यूनिवर्सिटी को में बच्चा जो एडमिट होगा उसको 100% खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। बी ग्रेड यूनिवर्सिटी में 75% खर्चा बच्चे को खुद उठाना पड़ेगा। यानी अगर आपके बच्चे का A ग्रेड या B ग्रेड यूनिवर्सिटी में नंबर आता है, अब मैं इंजीनियरिंग, मेडिकल की और मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी कोर्स की बात कर रहा हूं। A ग्रेड और B ग्रेड यूनिवर्सिटी में 1 साल की पढ़ाई का खर्चा 1.5 लाख से 75 हजार के बीच होगा, 1 साल का। तो आपका 3 साल का कोर्स और 4 साल का कोर्स आपके बच्चे कर पाएंगे भविष्य में? इसके लेके मेरे मन में चिंता है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे देश के सारे मंत्रीगण, हमारे सांसद, विधायक, वो क्या कर रहे थे जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी? उन्होंने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध क्यों नहीं किया? मैं एक बात साफ कर दूं, जो भी कुछ हमारे जीवन में खुशहाली आई है वो पढ़ने की वजह से आई है, रिजर्वेशन की वजह से आई है। इन्होंने पढ़ाई महंगी करके हमारे लोगों से पढ़ाई छीन ली है, और केवल हायर एजुकेशन नहीं छीना, स्कूल एजुकेशन में भी आप देख लें तो पूरे देश के सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी खराब है, वहां पे पर्याप्त मात्रा में टीचर नहीं है, पढ़ाई का माहौल नहीं है। हर आदमी चाहता अगर मेरे पास पैसा तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लूं। प्राइवेट स्कूल में, मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की 1 साल की फीस का खर्चा, 1 महीने की फीस का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सारे जोड़ ले जाएं तो 8 से 10 हजार रुपये महीना एक बच्चे की पढ़ाई का महीने का खर्चा है। और यहाँ जितने लोग बैठे, ज़्यादातर के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और वो अपनी जेब से हर महीने इतना पैसा देते होंगे। लेकिन 1% लोग तो अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, क्या बाकी के 99% अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? मेरे पिताजी कभी गांव से निकल के यहाँ तक आए, दिल्ली तक आए, लेकिन गांव से क्या अब भविष्य में हमारे लोग आ पाएंगे क्या? उनके तो बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे, तो उनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। यानी जो बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया, वो इन्होंने सारे सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज करके आपका रिजर्वेशन छीन लिया, और एजुकेशन को महंगा करके आपके बच्चों से एजुकेशन छीन ली। तो फिर हमारे पास बचा क्या है? और ऊपर से ये हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू राष्ट्र होता कैसा है, इसकी तस्वीर आपके सामने है। हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति लागू होगी, चूंकि अभी तक तो बाबा साहब के संविधान से देश चल रहा है, लेकिन जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें बाबा साहब के संविधान से देश नहीं चलेगा, मनुस्मृति से देश चलेगा। और मनुस्मृति में देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग वो शूद्र में या अछूत में आते हैं। ना उन्हें पढ़ने का अधिकार है, ना व्यापार का अधिकार है, ना संपत्ति का अधिकार है। यानी आप जहाँ से चले थे वापस आप वही जाने वाले। आप खुश होते रहो घर बैठ के, मैंने बिल्डिंग बना ली, फ्लैट खरीद लिया, कोठी खरीद ली, सब यही रखा रह जाना है, कुछ नहीं बचने वाला। या तो खड़े हो जाओ इस लड़ाई को लड़ने के लिए। मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली आपने देखी होगी, देख के ही मतलब मन रोता है कि क्या ये वही भारत है जिसमें हम रहते हैं, जिस भारत को कभी सहिष्णु राष्ट्र कहा करते थे? क्या ये वही बुद्ध का देश है? कल वो उनका भी वीडियो आ रहा था, एक नीता अंबानी का, वो किसी विदेश में गई और वहाँ पे वो बुद्धं शरणं गच्छामि कहती हैं, और कहती हैं आई हैव कम हेयर फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। बुद्ध के देश, ये बुद्ध का देश ऐसा रह गया क्या जहाँ खुलेआम मतलब महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड करके जो उनके साथ किया गया, वो तो सोच के भी मन दुखता है। और हमारी बहन बेटियों के साथ तो रोज होता आ रहा है हजारों साल से। फर्क सिर्फ इतना, उसकी वीडियो नहीं बनती थी, समाचार पत्र में आता नहीं था, हमारी सूचना में आता नहीं था,
धीरे धीरे इस तरह की घटनाएं सार्वजनिक होने लगी, हमारे सामने आने लगी हैं। और इससे सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है कि जिस वक्त हमारा सब कुछ छीन रहा था, उस वक्त हमारे अधिकारी भी थे, हमारे कर्मचारी भी थे, हमारे मंत्री भी थे, हमारे सांसद भी थे, हमारे विधायक भी थे। धीरे धीरे हमारे लोगों का गला कटता रहा और हमारे नेतागण, अफसरान सब चुप बैठे रहे। और आज स्थिति ऐसी है कि आपसे पढ़ाई भी गई, आपसे नौकरी भी गई, और ठेकेदारी प्रथा में ठेकेदार 10,000 रुपये आपको देता, 6,000 आपके खा जाता है। यानी आपका भविष्य खतरे में है। अगर आप सब लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के लोग अगर एकजुट होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ोगे तो याद रखना, वो मूंछ रखने पे भी आपकी हत्या कर रहे हैं, घड़े छूने पे भी आपकी हत्या कर रहे हैं, आपके मुंह पे मूत रहे हैं, खुलेआम वीडियो बना के डाल रहे हैं। ये वीडियो बना के डालने का मतलब क्या है? यानी इसका मतलब वो हमारे देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी को डराना चाहते हैं। और उस पर जब प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, गृह मंत्री जी की चुप्पी, देश के सारे नेताओं की चुप्पी ये सवाल पैदा करती है, तो वो तो बोलेंगे नहीं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप भी इस लड़ाई को लड़ने को तैयार हो या नहीं हो? अगर तैयार नहीं हो तो याद रखना, मेरे शब्दों को नोट कर लेना, ज़्यादा नहीं 20-25 साल के अंदर आपके आने वाले बच्चे गुलाम हो जाएंगे। आपके बच्चे गुलाम होने वाले हैं। आप अपने बच्चों से आंखें नहीं मिला पाएंगे, याद रखना, आप शर्मिंदा होंगे। क्योंकि आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, पहले तो बाबा सब कुछ दे कर गए, आप कहाँ थे जब सब कुछ छिन रहा था? आप ही के सामने सब कुछ छिन कर हम गुलाम हो गए। इससे तो अच्छा था आप हमें पैदा ही ना करते। आप अपने बच्चों से नजरें नहीं मिला पाएंगे। अपने दिल में जरा झांक कर देखो, सोचो क्या जिम्मेदारी जो आपको निभानी चाहिए थी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उम्मीद करते थे कि मेरे पढ़े लिखे लोग, मेरे समाज के वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, मेरे समाज के नेतागण वो समाज की इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैंने तो अपने 4 बच्चे और पत्नी को गंवाकर, अपने जीवन को जलाकर आपके जीवन में प्रकाश किया, लेकिन आपने तो जो मैंने दिया वो भी छिनवा दिया। लानत है हमारे लोगों के ऊपर, लानत है हमारे नेताओं के ऊपर। आज अगर कुछ कर सकते हो तो खड़े हो जाओ इस लड़ाई को लड़ने के लिए। लेकिन याद रखना, कुछ लोग मैं देखता हूँ भाषण देते हैं, भाषण में कहते हैं गोली का जवाब गोली से देंगे, लाठी का जवाब लाठी से देंगे। ये लाठी गोली की लड़ाई नहीं है। और वैसे भी हमारे लोगों के पास तो औजार हथियार है भी नहीं। और सवाल एक और है कि औजार हथियार से कभी कोई जंग जीती नहीं जा सकती। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। आपके पास इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, बुद्ध का धम्म है, आपके पास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, आपके पास संत गुरु रविदास हैं, आपके साथ तथागत बुद्ध हैं, आपके पास ज्योतिबा फूले हैं, आपके पास कबीर है, आपके पास मानव कांसराम है। इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत आपके पास है। आपको तो सिर्फ इतना करना है कि जो महापुरुष कह के गए उनके बताए रास्ते पर चलकर अपने समाज के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो फिर से आपके बच्चे गुलाम होने वाले हैं। मेरी ये बात नोट कर लेना। अब मैं इतनी ही बात कह के, इस उम्मीद और आशा के साथ कि आप अपने बच्चों को दोबारा गुलाम नहीं देखना चाहते, आप ईमानदारी से अपने सारे मतभेद बुलाकर, चाहे कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहा हो, चाहे कोई किसी भी संगठन में काम कर रहा हो, ये सारे संगठन भी तब रहेंगे जब देश का संविधान बचेगा। आप लोग भी तब रहेंगे जब देश का लोकतंत्र बचेगा। अगर संविधान और लोकतंत्र दोनों खत्म हो गया और अगर मनुस्मृति लागू हो गई तो याद रखना, आपके बच्चे आपको कोसेंगे। और मुझे उम्मीद है आप अपने बच्चों की नज़रों में गिरना नहीं चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इस आह्वान के साथ, इस आशा के साथ आप लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए, अपने समाज के स्वाभिमान के लिए इस लड़ाई को ईमानदारी से, बुद्धि और विवेक से सोच विचार के इसको लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।